अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूँ सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? जहाँ कहीं हो खैरियत से और हमारा शो वॉच कर रहे हो। हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ अपने शो को मूव ऑन करती हूँ, क्योंकि दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। ये आपकी ज़िंदगी में वो मिरेकल्स लाती हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते, इसलिए कि आपकी जो नेगेटिविटी है उसको भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। अच्छी दुआ करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जूम पर उबैद खान, ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ लाहौर, जो कि आज बताएंगे हमें कि ये जो पटवारी सिस्टम है ये ख़त्म होने जा रहा है पूरे पंजाब भर में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सामिया, 1 जुलाई 2026 से पंजाब भर में रिवायती प्रॉपर्टी फर्द के इजरा का अमल जो है वह मुकम्मल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। हम्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने फर्द के इजरा की मुअत्तली और ग्रीन सर्टिफिकेट के नफाज का बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और सूबे भर में अराजी के लेन देन के लिए अब रिवायती फर्द की बजाय ग्रीन सर्टिफिकेट को हम्म। बुनियादी दस्तावेजात करार दिया गया है। 1 जुलाई के बाद बेशतर इजला में जायदाद की खरीदो फरोख्त और इंतकालात का ग्रीन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अंजाम जो है वो अब दिए जाएंगे, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर के तमाम इजला में फर्द के इजरा पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है, आयद की गई है, जिसमें खासकर अगर बात में करूँ साहिवाल, लोधरा और हाफजाबाद को इब्तदाई मरहले में नई पाबंदी से जो मुस्तस्ना वो है करार दिया गया है। जबकि उसके अलावा इन 3 इजला के अलावा पूरे पंजाब में प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट को लाजमी दस्तावेजात जो है वो करार दिया गया है। ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड रेगुलेशन 2025 के तहत जो है वो किया जाएगा, जबकि नई पॉलिसी का मकसद अराजी रिकॉर्ड के निजाम को मजीद शफाफ, महफूज और डिजिटल बुनियादों पर इस्तवार करना है। जबकि अगर बात करें तो ग्रीन सर्टिफिकेट के जरिए जायदाद की मलकियत और रिकॉर्ड की तस्दीक का जदीद और मौसर हम्म। निजाम जो है अब मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके साथ साथ अराजी रिकॉर्ड में जालसाजी, दोहरे रिकॉर्ड और दस्तावेजात में रद्दोबदल के इम्कानात कम करने के लिए नया निजाम जो है ये लाया जा रहा है। जबकि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के तहत जमीनों के रिकॉर्ड को जदीद तकाजों से हम ऐन बनाने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें नई पॉलिसी के नफाज से जायदाद के लेन देन में शफाफियत, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सहूलत को मजीद बेहतर बनाने की जो तवक्को है वो जाहिर की जा रही है। इससे कबल हम देखते थे कि जब जो मुख्तलिफ पटवार खाने जो थे वो बनाए गए थे और लोग अपने जो मुख्तलिफ पर्दे थी उनको लेने के लिए उनका रुख करते थे, तो मुख्तलिफ जो केसेस थे मुख्तलिफ नौयत के वो सामने आते थे और जिसमें लोगों की जानिब से ये शक व शुबा भी जाहिर किया जाता था। मुख्तलिफ केसेस हमने देखे थे लोगों के, जिसमें ये बताया जाता था कि एक ही फर्द को दो दो तीन तीन जगह पर जो है कि वो जारी किया गया है, जिससे लोग जो थे इंतहाई परेशान हाल थे। मगर अब इस जदीद निजाम के साथ ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो क्लियर होगी, लोगों को साफ और शफाफ तरीके के साथ जो है ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें वो अराजी के लेन देन के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीकाकार जो रखा गया है, इसका जो मैकेनिज्म रखा गया है, मुख्तलिफ अराजी सेंटर जो है शहर के अंदर वो कायम किए जाएंगे, जहां पर शहरी अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और उसके अलावा जो कानूनी दस्तावेजात होंगी उनके साथ वहां पर जाएंगे, खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे। जो रेवेन्यू अथॉरिटी का अमला होगा वो जमीन जायदाद को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वहां पर जाकर वेरीफाई करेगा और उसके साथ साथ वहां पर तमाम तहकीकात के बाद इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। क्या ये, ये ग्रीन सॉरी सर्टिफिकेट सॉरी उबैद, क्या ये आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या ये जो है ये सारा काम जो है डिजिटलाइज ये खुद भी कर सकते हैं? कोई पोर्टल बना है, कोई वेबसाइट होगी इसकी, कि आपको वहीं जाकर सब कुछ करवाना पड़ेगा? इंसानिया इसके लिए मुख्तलिफ अराजी सेंटर जो हैं वो शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर, एक इजला के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर आसानी वो अराजी सेंटर आपको मौसूल होंगे, वहां पर आप जाएंगे, जाके इसका एक मैकेनिज्म रखा गया है जहां पर आप अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ जाएंगे, तमाम तर उसकी मैं ये तस्दीकात क्वेश्चन होंगी। इसलिए कर रही थी उबैद साहब, ताकि हमारी आवाम को जो है क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये प्रोसेस होगा। और उसमें फिर तो वही बात होगी कि पटवारी जो है वो ये तो नहीं होगा कि वही पटवारी जो है उठकर वो उधर सिस्टम्स में बैठे होंगे नहीं, और वहां पर सामिया भी इसमें फीस ली जा रही जो है होगी। कि मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, वहां पे भी भारी फीसें ली जा रही होंगी कि जी आप फीस पे करें और फिर हम आपको डिजिटलाइज करके देंगे सारा काम। नहीं, सामिया इसके लिए उन्हें अब किसी पटवार खाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम्म। एक जदीद जो तकाजे हैं उनको देखते हुए एक हम्म। सेंटर जो है वो कायम किया जाएगा।
वो ओके। कंप्यूटराइज सिस्टम सेंटर होगा, वहां पर शहरी जाएंगे, वहां से एक टोकन मिलेगा और उसके साथ अपना आईडी कार्ड वहां पर दिया जाएगा। जो दस्तावेजात मौजूद होंगी, जो रिक्वायरमेंट मौजूद होंगी, उनको फुलफिल किया जाएगा। उससे किसी पोर्टल के जरिए इसको ना शहरी कर सकते हैं और ना ही ये होगा। वो सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर कानूनी तकाजे जो हैं उनको पूरे करते हुए ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा देन होगा। क्योंकि इसी चीज को देखते हुए ही ये नया जो सिस्टम है ये मुतारिफ करवाया गया है। पहले लोग मुख्तलिफ मकामात पर पटवार खानों में जाते थे, वहां पर घंटों इंतजार करना पड़ता था। मुख्तलिफ करप्शन के जो मुख्तलिफ नौयत के केसेस जो करप्शन के ऊपर मबनी होते थे वो सामने आते थे। मन मर्जी के शहरियों से किसी भी फर्ज के लिए और फर्ज जारी करने के लिए पैसे जो थे वो डिमांड किए जाते थे। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये सिस्टम जो है मुतारिफ करवाया जा रहा है कि ताकि अराजी के रिकॉर्ड के लिए भी आसानी हो और शहरियों को फर्ज जारी करने के लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये एक ग्रीन सर्टिफिकेट जो होगा ये मुकम्मल मलकियत जो है कि आम शहरी की शो करेगा, जिसके बाद वो अराजी के लेन देन के लिए इसको बाज़ाब्ता कानूनी तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ओके फाइन। अच्छा, ये 3 अजला के अलावा पूरे पंजाब में प्रॉपर्टी लेन देन के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दिया गया है। वो 3 अजला कौन कौन से हैं? देखें, अगर 3 इजला की बात करें तो हाफजाबाद है, लोधरा, साहिवाल। इन 3 इजला के अलावा बाकी पूरे पंजाब के अंदर अभी पहले इन 3 इजला को मुस्तस्ना करार दिया गया है। कुछ वक्त गुजरने के बाद यहाँ पर भी ये जदीद जो इसके रीजंस क्या हैं उबैद साहब? इसके रीजंस क्या हैं? ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है बड़े मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के। देखिए, लैंड के लेन देन में और खासकर अगर इसकी मैं बात करूं तो कुछ जाहिर है कि अभी तक जो अराजी है वहां की उसको जो सिस्टम के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे जराए जो हमें बताते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर वहां की अभी अभी तक वहां पर मुकम्मल काम जो है वो नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो लैंड रिकॉर्ड है उसका होना जरूरी है और उसके अलावा जो शहरियों की मौजूदगी और उसके अलावा मलकियत का शो होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें कोई किसी किस्म का कोई झोल ना हो। इसलिए इसको अभी मुस्तस्ना करार दिया गया है। जिस तरह वक्त गुजरेगा होप्स हो कि बहुत जल्द ही ये जो 3 इजला हैं इनको भी पंजाब के अंदर शामिल किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी ग्रीन सर्टिफिकेट इजरा जो है वो यकीनी होगा। लेकिन उससे कबल जो पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो तमाम शहर है, तमाम इजला हैं, वहां पर इसका इजरा जो है 1 जुलाई से वो किया जा रहा है, जिसमें शहरियों ने खासकर खुशी का इजहार किया है कि हमने देखा था कि माजी में और उसके अलावा मुतअद्दिद बार ऐसे केसेस सामने आते हैं, पटवार खानों में शहरी जाते हैं, वो इंतहाई परेशान हाल वहां पर होते हैं और उनमें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस पे शुक्र खुदा अदा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये इंतहाई अहम है और इसको उन्होंने खूब सराहा भी है। अच्छा, इसमें जो जालसाजी होती थी, स्कैम हो जाता था लोगों के साथ, और आप देखिए किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम हो रही है, कुछ पता नहीं चलता था, वो सारे प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन वही बात है कि इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको प्रोसेस में आने में अभी आपने कहा सेंटर्स होंगे, उनको कायम होने में क्या समझ रहे हैं कितना टाइम इसके लिए दरकार है? और जिन लोग अब डेफिनेटली अब हमारा पूरा पाकिस्तानी अवाम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अभी तो पुराने सिस्टम पर चल रही हैं, उसको कन्वर्ट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस हवाले से क्या शफाफियत के लिए क्या किया गया है, क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए सामिया, इससे कबल जो है कि तमाम डाटा जो था उसकी जांच पड़ताल और उसको बाकायदा एक मैकेनिज्म के जरिए इकट्ठा कर लिया गया था और अब इस डाटे को कलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर बाकायदा वर्किंग जो थी हमारे जराए जो बताते हैं कि 6 माह कबल कर ली गई थी और अब मुख्तलिफ सेंटर जो है वो कायम कर दिए गए हैं। 1 जुलाई से शहरी आमतौर पर उन सेंटर्स के अंदर जाएंगे और जाकर जो ग्रीन सर्टिफिकेट है उसके हसूल के लिए जो तरीकाकार बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। ये तमाम तर चीजें जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब कोई इसमें टाइम नहीं है, यकीनन सिर्फ ये 8 दिन लोगों के पास मौजूद है, जिसमें बारहा गवर्नमेंट की जानिब से पहले भी ये कंपेन भी चलाई गई थी कि ग्रीन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए शहरी जो है कि वो खुद को तैयार करें और बाज़ाब्ता आपने अपने माइंड के मुताबिक अपने आप को प्रीपे करके फिर वो अराजी सेंटर में जाकर वहां से ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करना है ताकि आप आइंदा अराजी जो है कि उसके लेन देन के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। कानूनी तरीकाकार होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर शहर के अंदर इस चीज को लेकर जो खासकर जो इस सर्टिफिकेट को लेकर पहले
काफी जो शक व शुबहात थे वो सामने आए थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अब वो तमाम तर चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तमाम तर रिकॉर्ड जो है शहरियों के वो हासिल किए जा चुके हैं। सही। अब सिर्फ कुछ रोज बाकी हैं, उसके बाद मुख्तलिफ सेंटर जो हैं उनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, रिकॉर्ड तमाम तर तैयार है। तो यकीनन बहुत जल्द जो है कि कह सकते हैं कि हम शहरी जो हैं कि आसानी तरीके के साथ ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकेंगे। ओके। अच्छा, ये सारा जो सिस्टम है इसको हम एक दफ़ा बहुत इजी वे में आवाम तक अगर पहुंचाना चाहें तो आप मुझे बताएं, जैसे सपोज दैट उबैद साहब आपने प्लॉट लेना है या कोई भी आपने अपनी तरफ ट्रांसफ़र करनी है कोई प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? एक तो हमने जैसे कोई प्लॉट लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा? अगर आप इजी वे में एक 2 मिनट्स में उसको समझा पाएँ आवाम को तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरा जो पंजाब है वो इसको देख रहा है और डेफिनेटली सी बात है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है माइंड में स्टिल कि अच्छा ये तो हो जाएगा, यहाँ जाना है, सेंटर में जाना है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ईजी वे में बताएं तो क्या प्रोसेस होगा? एक आम शहरी है और उसने प्रॉपर्टी ली तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? सबसे पहले आसानी एक बहुत आसान तरीका बनाया गया है इसके लिए, जो मुख्तलिफ आपके नजदीक अराजी सेंटर जो कायम किए जा रहे हैं वहां पर अच्छा, आपने जाना है। अच्छा, पॉइंट इज दैट कि वो जो अराजी सेंटर होंगे वो अभी बन रहे हैं कि बन चुके हैं? वो मुकम्मल फाल हो चुके हैं, वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं, वो सेंटर कायम हो चुके हैं और जहां पर बाकायदा 1 जुलाई से काम जो है जिसका आगाज हो जाएगा, वहां पर आप जाएंगे, आप अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ वहां पर जाएंगे। वहां पर जाकर जब आपके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड को देखा जाएगा और आपकी अराजी का मुकम्मल वहां पर डाटा पहले से मौजूद होगा और उसके हवाले से मजीद जो है कि एक अमला जो है वो डिप्यूट किया जाएगा जो आपकी अराजी पर जाएगा, वहां पर जाकर जांच पड़ताल करेगा और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वहां पर लैंड को रिकॉर्ड को यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल फोन भी उसके साथ अटैच होंगे, उसको वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपके हमसाए जो होंगे उनसे इसकी तस्दीक की जाएगी। फिर डिप्टी डायरेक्टर जो होगा अगर हमसायों से नाराजगी चल रही हो तो क्या होगा? ये हमसायों को तो लोग बताते भी नहीं कि हमने प्लॉट लिया या हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है। ये रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के पास पहले से मौजूद है आपकी जमीन के मुतालिक, आपकी अराजी के मुतालिक, जो हमसाए हैं वो यकीनन उसकी तस्दीक करें ना करें, लेकिन वो रिकॉर्ड तो आपकी उसकी तस्दीक कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये नेबर्स वाली जो है ना, इस पे लोगों को बड़ा एतराज होगा क्योंकि नेबर्स को तो पता भी नहीं होता आपके पास आजकल कितनी प्रॉपर्टी और क्या चल रहा है। एनीहो, ये सारा प्रोसेस जो आपने बताया इट्स रियली ईजी और मेरा ख्याल है कि ये वाकई में अगर इम्प्लीमेंट हो तो बहुत अच्छा चले। और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें कोई स्कैम नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता लोगों के साथ। लेकिन हमने देखा कि बहुत रिनाउंड, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हम सब जानते हैं, बहुत ही आप समझ लें ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे सेक्टर्स में स्कैम हुआ जो कि आम शहरियों ने प्लॉट लिए और उसके बाद उन्हें पता चला ये कब्जे की जगह थी वो। तो इस चीज़ के ऊपर भी क्या वर्क हुआ है इस सारे प्रोसेस में कि वो इसको भी चेक करेंगे कि वो प्लॉट जो है वो वाकई में जो है मतलब लीगल है या इलीगल है, इसको कैसे चेक किया जाएगा? सामने इसी चीज के खात्मे के लिए ये जदीद जो निज़ाम है ये मुतारिफ करवाया जा रहा है, खासकर शहरी मुख्तलिफ मकामात पर जो सोसाइटीज बनती थी वहां पर हम देखते थे कि सरापा एहतजाज हैं, उनके साथ फ्रॉड होता था और वो अपनी जमन पूंजी जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो इन्वेस्ट करते थे। बाद अदा ये पता चलता था कि जहां पर उनका प्लॉट है वहां पर उनका प्लॉट मौजूद ही नहीं है, उससे एक अराजी को 3-3-4 जगह पर इंतकाल के तौर पर। आप प्लॉट की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिसमें लोगों ने घर बना लिए और उतने सालों के बाद उन्हें पता चला कि ये जमीन कब्जे की थी। जब वो बना घर, जब प्लॉटिंग हुई, तब कहाँ थे सोए हुए सब, ये समझ नहीं आता। तो ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटीज का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इससे ये चीज भी यानी कि सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो सामिया, देर आए दुरुस्त आए, हम कह सकते हैं इसके ऊपर काम एक अरसे से जो हुकूमत वक्त थी वो कर रही थी और खासकर पटवार सिस्टम जो था, पटवारी सिस्टम को लेकर काफी जो इंकशाफात थे, काफी परेशानियां जो थी वो शहरियों को उनका सामना करना पड़ता था। अब ये तमाम तर चीजें दूर होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और इसके ऊपर मुकम्मल वर्क जो है वो कर लिया गया है। अब जो जिसकी अराजी होगी उसी के नाम होगी और जिसके पास ग्रीन सर्टिफिकेट होगा, ओरिजिनल मालिक भी वही कहलाएगा।
अब किसी की जमीन को ना तो कोई सेल कर सकता है, ना ही उसके ऊपर कोई कब्जा कर सकता है। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम एक बाकायदा जो है कि वो लाया जा रहा है, जो नादरा के साथ मुंसलिक होगा, और जिसमें मुकम्मल जब तक किसी की बायोमेट्रिक नहीं दी जाएगी, जब तक तमाम तर चीजें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, तो कोई अब किसी की अराजी को बआसानी अब अपने नाम नहीं करवा सकेगा। इसी चीज के खात्मे के लिए खास करके जिस तरह से जालसाजी की जाती थी, जिस तरह धोखाधड़ी की जाती थी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, इन तमाम तर चीजों के खात्मे के लिए ही ये जदीद जो निजाम है मुतारिफ करवाया जा रहा है, ताकि लोगों के पास उनकी अराजी का सिर्फ एक ही ग्रीन सर्टिफिकेट मौजूद हो, जिससे ये वाजे हो सके कि इसका ओरिजिनल ऑनर कौन है, ये किसकी मलकियत में है, और इसको कौन इस अराजी को कौन सेल कर सकता है और कौन सेल नहीं कर सकता है। इन तमाम चीजों के खात्मे के लिए ही ये जदीद जो निजाम है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है। जी, तो ये जो आपके पास ग्रीन सर्टिफिकेट आ जाएगा, इसके बाद क्या आपके हर इंसान का अपना पोर्टल बन जाएगा एक, जिसके ऊपर ये सर्टिफिकेशन वो देख पाएगा, या किस तरह से इसको लेकर आगे चला जाएगा? इसका आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? इससे आगे नेक्स्ट प्रोसेस, जिसके पास ग्रीन सर्टिफिकेट मौजूद होगा वही अराजी का मालिक कहलाएगा, और अगर उसने उसको सेल आउट करना है तो उसके लिए भी एक तरीकाकार जो है वो बनाया गया है। दोबारा से परचेजर जो है वो भी जो सेंटर मौजूद होंगे, अराजी सेंटर, वहां पर जाएगा, वो भी अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ वहां पर जाएगा, और एक एफिडेविट मौजूद होगा, उसके अलावा ये ग्रीन सर्टिफिकेट मौजूद होगा, और उसमें बाकायदा फीस जो है उसकी जमा करवानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ वहां पर तस्दीक करवाई जाएगी, जबकि ऑनर खुद वहां पर जाकर ये तमाम तर चीजें वेरीफाई करेगा और खुद ये तस्दीक करेगा कि मैं ये अपनी अराजी को किसी दूसरे पद को सेल करना चाहता हूं, और आइंदा के बाद इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो लिहाजा इसको किसी और के नाम पर कर दिया जाए। जिस तरह हम देखते हैं कि मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने माजी के अंदर पहले एक दस्तावेजात का तरीकाकार मौजूद था, पहले डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, उसको खत्म कर दिया गया, उसके लिए पोर्टल बना दिए गए हैं, वहां पर लोग जाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, बायोमेट्रिक करने के बाद मुकम्मल तस्दीक के बाद किसी भी जो गाड़ी होती है ऑनरशिप जो है वो तब्दील हो जाती है। इसी तरह से अराजी सेंटर जो है वो कायम किए जा रहे हैं कि ऑनरशिप जो चेंज होगी उसके लिए भी एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें बायोमेट्रिक का होना इंतहाई लाजिम करार दिया जाएगा, ताकि कल को ना तो जालसाजी हो सके और ना ही किसी किस्म का कोई केस जो है वो सामने आ सके। ये तमाम तर चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया गया था, और खासकर पटवारी सिस्टम जिसको मैं कह सकता हूं कि इसके खात्मे के लिए जो है कि, और जिसमें जालसाजी इंतहाई देखी जाती थी और मुख्तलिफ नौयत के केस जो होते वो सामने आते थे, इसके खात्मे के लिए तमाम तरह आजादी सेंटर जो है शहर के अंदर वो कायम किए जा रहे हैं, जहां पर शहरी 1 जुलाई को जाएंगे, जाकर अपने ग्रीन सर्टिफिकेट जो है लेंगे, और ये हर शहरी के लिए लाजिम करार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जिसने चाहा मर्जी के साथ वहां पर जाके खुद को रजिस्टर करवाया, ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल किया, या जिसने चाहा वो नहीं करवाया, ऐसा नहीं है। हर फर्द को, हर शहरी को ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करना इंतहाई जरूरी जो है वो करार दिया जा रहा है। जी, ओके, अच्छा, ये जो ग्रीन सर्टिफिकेशन जो है ये डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि वही बात है, फिर से कहेंगे इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसके साथ फ़ोन नंबर अटैच होगा, इसके साथ जो है वो आपका आईडी कार्ड अटैच होगा, तो क्या इसमें कोई लिमिटेशन भी होगी कि एक पर्सन के नाम पर इतने ही सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कोई इजरा होगा, कोई ख़ास लिमिटेशन या कोई स्पेसिफिकेशन है इस हवाले से? देखिए इसके ऊपर कोई लिमिटेशन मौजूद नहीं है, जितनी अराजी जितने होगी मर्जी उसका प्लॉट्स एक, जो है वो एक आईडी कार्ड पे या उस पे कर सकते हैं आप? अपने आईडी कार्ड के ऊपर आपकी जायदाद जो होगी उसका मुकम्मल सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा किया जाएगा। वो मुकम्मल सर्टिफिकेट एक बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी दस्तावेजात जिनको कहा जाएगा वो आपको जारी किया जाएगा, जो जितनी भी बात बात से ये प्रॉपर्टीज हैं हम बताएगा। उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? जी, उसमें ओके, इंक्लूड कर सकते हैं ओके, आप दैट्स जितनी ग्रेट। तो प्रॉपर्टीज आपने, आपकी। उबैद साहब, आपने डेफिनेटली सर्वे किया होगा, और पंजाब के शहरी जो हैं या जो अवाम है उसके आपने राय जानी होगी, तो क्या ख्यालात हैं इस हवाले से अवाम के? अवाम काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते थे कि मुख्तलिफ मकामात पर ना कोई सरकारी बिल्डिंग मौजूद होती थी, प्राइवेट नहीं, बिल्डिंग के अंदर जो पटवारी थे वो मौजूद होते थे, उनकी मुंशी वहां पर मौजूद होते थे, मन मर्जी के लोग जो थे उनके बिल्कुल हाथों ऐसे। में जो सरकारी रिकॉर्ड था वो थमा दिया जाता था, और उनको कहा जाता था कि वो अपनी मर्जी से लूट मार वहां पर करते थे, जिसको चाहते थे फर्ज जारी करते थे, और गैर कानूनी तरीके से फर्दें जारी की गई। माजी के अंदर रिकॉर्ड जो थे उनके अंदर जालसाजी हमें दिखाई गई थी, जिसके खात्मे के लिए शहरियों ने काफी खुशी का इजहार किया है, और उन्हें वहां पर जाकर काफी मायूसी का सामना करना पड़ता था और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
हमने जो सर्वे किया है शहरियों की जानिब से हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को इंतहाई सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म और एक मैकेनिज्म जो है, एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जिससे खासकर जो अराज़ी के लेन देन में जो शहरी हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उसका खात्मा होगा। और इससे शहरियों की जानिब से किसी किस्म की मायूसी का इजहार नहीं किया गया है। हाँ, खैर आने वाले वक्त में ये वाज़ेह हो सकेगा कि अगर शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो क्या है। क्या इसको आसान बना दिया गया है? जो किसी ने अगर ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करना है तो वो क्या वाकई ही आसान तरीके के साथ हासिल कर सकेगा, या उसमें भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है? तो हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी क्लियरेंस जो है कि उस वक्त होगी। लेकिन अभी तक शहरियों की जानिब से जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हो रहा है, शहरियों की जानिब से जो हमने देखा है कि जो सर्वे के मुताबिक शहरियों की जानिब से जो बताया गया है, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं इस चीज को लेकर। अच्छा, इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप पॉजिटिव जो हैं वो देख रहे हैं उनका जो रिएक्शन है। तो इसका जो आपने कहा 1 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इतने करोड़ आबादी है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी सब लोगों को। तो इसके लिए कोई लॉ या कोई पॉलिसी या कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कितने लोग इस तरफ जैसे हमने देखा था, माई पॉइंट इज़ दैट कि जब फाइलर और नॉन फाइलर का आया तो बहुत से लोग इस तरफ आए थे, बहुत से लोग नहीं आए। तो क्या इसमें इस तरह का कोई पॉलिसी या स्ट्रेटजी रखी गई है कि सबको आना है और कितने टाइम तक वो इसको कर पाएंगे, अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे? देखें, जिस तरह सामिया मैंने पहले बताया है कि तमाम शहरियों को ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करना, जिनकी जायदाद मौजूद है, जिनके घर मौजूद है, जिनके पास प्लॉट्स मौजूद हैं, जिनके पास मुख्तलिफ मकामात पर अराज़ी मौजूद है, उनको ये हासिल करना लाजिम करार दिया गया है ताकि आने वाले वक्त में उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शहर के अंदर ये अराज़ी सेंटर जो है वो कायम कर दिए गए हैं। शहरी वहां पर लेकिन उबैद साहब, उसकी लीड कब तक कंप्लीट होगी? इसके ऊपर कितनी सख्ती से अमल दरामद होगा, या लोगों को, क्योंकि देखिए पब्लिक को भी लाना, आवाम को भी उन सेंटर्स तक लाना, उनकी लीड्स को जनरेट करना, उस डाटा को कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, पंजाब हुकूमत के लिए एक वाकई चैलेंज तो होगा। पहले लोगों को इसके लिए अवेयर करना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पर मेंटली तौर पर उन्हें तैयार करना पड़ेगा ताकि वो इस जदीद सिस्टम में खुद को लेकर आएं, और उनको ये यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि वो यहाँ पर आकर बिल्कुल महफूज हैं, उनकी जमीनें, जायदादें, तमाम तर चीजें महफूज हैं। उसके लिए उन्हें दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए भी हुकूमत की जानिब से कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। जिस तरह मैंने बताया कि पिछले 6 माह से इसके ऊपर काम किया जा रहा था। माजी में इसके ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर कैंपेनें जो थी वो भी चलाई गई थी, और शहरियों को ये बारहा कहा गया था कि वो अपने आप को मेंटली तौर पर प्री पे करें और इस सर्टिफिकेट के हसूल को यकीनी बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में अगर वो अराजी के लेन देन के लिए किसी किस्म की, किसी नौयत की कोई भी काम करना चाहते हैं तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत के लिए क्या बाकी तमाम तर लोग जो हैं इस सिस्टम के अंदर आएंगे? तो यकीनन वो आएंगे, लेकिन उसके लिए एक वक्त लगेगा, और शहरी जब खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे, जिस तरह मैंने बताया कि उनकी जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, इससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि शहरी जल्द से जल्द खुद को इस सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे, और वो खुद को क्योंकि महफूज समझ रहे हैं और वो अपनी जायदादों को महफूज समझ रहे हैं। बाहर अगर ओपन पटवार खाने में जो दस्तावेजात, जो रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो वहां पर उन्हें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा जिस तरह ये सेंटर बनाए जा रहे हैं कि इससे वो ज्यादा बेहतर है। तो यकीनन इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए खुद को वो तैयार कर रहे हैं, और होप तो कि बहुत जल्द ये तमाम लोग जो हैं कि जिनकी आराधियां हैं, जिनके पास जायदादें हैं, वो सिस्टम में हैं। थैंक यू बैद साहब, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने ये रिपोर्ट शेयर की, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली पंजाब हुकूमत जो है और ये उसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो वो ले रही है। अब देखना ये है कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। इसके साथ ही जो टाइम होता है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस, और हमारे साथ अभी जूम पर मौजूद हैं कर्नल मलिक अयूब अवान, एनालिस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके जो है वो वफ़द के हमरा वतन वापस पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और यहाँ पर आप अब जो ईरान और अमेरिका है उसके आप किस तरह से देखते हैं? ये जो मुआहदा तय होने जा रहा है, और इसमें डेफिनेटली सी बात, एक बहुत खुशाइंद बात है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए। इट्स नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि आप ये देखें, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, और उनको फिर से बहुत अप्रिशिएट किया गया उनकी कोशिशों को। तो क्या कहेंगे इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जो पूरा एक वफद था, उन्होंने बर्जन स्टॉक में बहुत बिजी दिन गुजारा और उसकी आउटकम हमारे सामने है। ये जो इस्लामाबाद एमओयू है, इसके ऊपर टेक्निकल टर्म्स में डिस्कशन भी होनी है। और अगर आप देखें तो आज उसी सिनेरियो में, उसकी ये डेवलपमेंट में, आज प्रेसिडेंट, ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद इज ईदर कमिंग और ही हैज अराइव्ड इन इस्लामाबाद। उनका भी एक दिन का दौरा है। और ये पूरा जो प्रोसेस गुजरा है और जो बर्जन स्टॉक में एक दिन गुजरा है, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल भी थे, हमारे मिनिस्टर भी थे, पूरा एक हमारा एक वफद था, जिसके साथ हमारी कतरी गवर्नमेंट ने भी हमें, कतरी प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो देयर, तो उन्होंने भी पूरा इस प्रोसेस को सपोर्ट किया। और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। कुछ इरिटेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जिसके हम फॉलो अप में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो टेक्निकल टर्म्स में जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जो इस पूरे सिनेरियो में, जो जंग के सिनेरियो में वो जो इरिटेंट्स थे, उनके ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स की फिजा पैदा हुई है, उसके असरात आना शुरू हो गए। और आपने देखा कि प्राइस हाइक भी ख़त्म होने को आ रहा है। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम होना शुरू हो गई हैं, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी हुआ है और आई एम श्योर कि फर्दर भी इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो ओवरऑल इस सिनेरियो को अगर देखें तो ये जो एमओयू है, इस्लामाबाद एमओयू जिसको हम कह रहे हैं, इसमें पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। तो पूरी दुनिया के लोग, पूरी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत हसल बसल होना शुरू हो गई है। और इसमें दो इरिटेंट्स है, जिसमें सबसे बड़ा इरिटेंट है जो कि एक स्पॉइलर स्टेट है, जिसको हम इजराइल कहते हैं। उन्होंने फिर भी, चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि इस्लामाबाद एमओयू में दो कंट्रीज हैं जो नहीं चाहते कि इंटरनेशनल पीस प्रेवेल करे। उसमें इजराइल है और उसमें इंडिया है। अब इंडिया और इजराइल की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोसाद और रा का जो एक कोलैबोरेशन है, वो दे डोंट वांट कि, चूंकि उनके जो डिजाइन थे, इस बैटल के डिजाइन क्या था, इस बैटल का डिजाइन ये था कि इजराइल को, ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिस्टलाइज किया जाए और मिडल ईस्ट के अंदर जो इजराइल का रोल है वो प्रोमिनेंट हो और वो अथेंटिक और हेजेमोनिक का हो, जिसके अगेंस्ट ईरान खड़ा था। ईरान ने डेफिनेटली उसको काउंटर किया और बहुत रेजिलियंस के साथ काउंटर किया। अब इजराइलीज को और यूएस को जब ये पता चला कि इस तरह के मामला, हम रिजीम चेंज भी नहीं कर पाए, रिजीम चेंज करने के बावजूद हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि एक विन विन सिचुएशन नहीं बन सकती। देयरफॉर दे डिसाइडेड कि हम जो है ना इसके अंदर कोई स्पॉइलर का रोल अदा करें। अब आप देखें, रात को भी आपने सुना होगा कि इजराइलीज ने गजा की स्ट्रिप पे अगेन 4 फलस्तीनियन को शहीद कर दिया। उसके अलावा लेबनान के अंदर, जो कि एक इस पूरे इस्लामाबाद एमओयू की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमने लेबनान के अंदर भी सीज फायर और वहां पे भी स्टेलमेट करना है। वो भी सिचुएशन, चूंकि इजराइल बरहा उसके ऊपर अटैक कर चुका है और जिसकी वजह से वो एक स्पॉइलर के, एग्जैक्ट स्पॉइलर के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नेतन्याहू को वार्न किया इसके ऊपर कि जो हम ये इस्लामाबाद एमओयू हो रहा है इसके अंदर हमें फैसिलिटेट करो। ऑन द फेस वैल्यू ही सेड कि यस वी विल हेल्प इट आउट, वी विल सपोर्ट इट अनटिल जो ईरानियन न्यूक्लियर डिजाइंस हैं उनको किया जाए, ब्लॉक किया जाए और उनको जीरो प्रोडक्शन पे लेके आया जाए। उसके बावजूद नेतन्याहू ने ये बात करने के बावजूद उसने अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात दी कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन रात को भी आपने देख लिया, उससे पिछली रात को भी देख लिया कि लेबनान के अंदर उन्होंने फिर बम्बार्डमेंट की, जिसकी वजह से ईरानियन रिस्पांस थोड़ा सा एक ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ है कि ईरानियन रिस्पांस भी एक उसके आउट ऑफ प्रोपोर्शन आया कि हम अगर ये सिचुएशन बनी तो हम हॉर्मस को फिर बंद कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब तक की जो स्टेट है, जो लेटेस्ट स्टेट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि वी आर हम इसको जो रीअफर्म करते हैं एमओयू को और इसके जो एमओयू का फ्रेमवर्क है हम उसको चलाएंगे। और जेडी वाइंस ने भी इसको सपोर्ट किया है, कोरोबोरेट किया है। ही इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि हम इंटरनेशनल पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, दुनिया के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए और वर्ल्ड में पीस प्रेवेलेंस के लिए हम आगे चलेंगे, हैंड इन ग्लव चलेंगे। और उसके लिए आप देखें एक और डेवलपमेंट आज के दिन की जो हो रही है,
डॉक्टर मसूद प्रेसिडेंट ईरानियन ही इज कमिंग टू पाकिस्तान, और डेफिनेटली उनके साथ जो पूरा वफद आ रहा है जिसके अंदर उनके चीफ नेगोशिएटर जो हैं वो जिसमें बाकिर कालिबाफ भी है और अब्बास गाची के भी सुना है, ही आल्सो बी विद दिस, ये जो उनका वफादार है उसके अंदर होंगे। और उसके अलावा उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो काजिम गरीबाबादी हैं वो ही इज एक्सपर्ट ऑन न्यूक्लियर थिंग्स, क्योंकि देखिए इस पूरे जो एमओयू साइन होने जा रहा है 60 डेज का ये जो ब्रैकेट है जिसके अंदर नेगोशिएशन होनी है, जिसके अंदर डिस्कशन होनी है, उसमें सबसे जो टेक्निकल है और जो सबसे सिग्निफिकेंट है वो है न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर को केपिंग के लिए, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को जब केपिंग करनी है तो उसके लिए जो उनका जो चीफ पर्सन है, जो उनका न्यूक्लियर स्टाफ में से इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो उनका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है काजिम गरीबाबादी, और वो ही इज आल्सो विद दिस डेलीगेशन। तो आई एम श्योर कि आज की बातचीत भी होगी। और ये जो मूव चली है, क्योंकि इसके पीछे एक स्पिरिट है, एक सिंसियरिटी है, जिसके अंदर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, दुनिया की लीडरशिप, इवन आपको पता है यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत तारीफ किया पाकिस्तान की भी और कतर की भी। और आज एक और अच्छी डेवलपमेंट आपको बताता चलूं कि चाइनीज ने रीअफर्म किया, चाइनीज ने कहा है कि जो पाकिस्तान ये पीस टॉक और जो इस्लामाबाद एमओयू करने जा रहा है, चाइना होल हार्टेडली इसको सपोर्ट कर रहा है। आज उन्होंने रीअफर्म किया, वो भी एक बड़ी इंकरेजिंग बात है। चाइनीज हमारे टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, चाइनीज की सपोर्ट हमारे साथ हमेशा से रही है, और खासकर इस सिचुएशन जो आजकल की बड़ी क्रिटिकल है, इसमें चाइना का रीअफर्म करना एक हमारे लिए एक बहुत इंकरेजिंग फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, इसके आपने लेबनान की भी बात की, तो इसके हवाले से इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमेरिका ने इब्तदा में मुतालबा किया था कि ईरान जो है अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर बाहर मुंतकिल करे, लेकिन ईरान जो है वो यूरेनियम बाहर भेजने की बजाय इसकी अफजुदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल और जो मंजमद असासे हैं लेबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आप लेबनान के लिए ये जो 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं ये किस तरह से काम करेंगे और क्या प्रोसेस होगा? जी, ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया को इंटरव्यू में ये पूरी डिटेल्स में डिस्कशन किया है। और देखें, ईरान ने जब 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में जब इनके साथ इनकी पीस टॉक हुई थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके अंदर यूरेनियम इनरिचमेंट की एक क्वांटिटी होती है। आपको पता होगा कि 3.5% जो यूरेनियम है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए हर कंट्री को अलाउड है, जिसमें डेफिनेटली ईरान ने वो 3.5 की जो रिपोर्टेडली, आप देखें इसके ऊपर हमारी AI जो हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज है उसके ऊपर अपना वो वर्डिक्ट दे सकती हैं, लेकिन ईरान की जो इनरिचमेंट है रिपोर्टेडली एक से फिगर है 2500 kg है, जिसमें से 450 kg वो यूरेनियम है जो कि हाईली इनरिच्ड है। उसको अब लोअर डाउन करना है, उसको लोअर ग्रेड पे लाना है। उसके लिए अभी देखें आज दूसरा दिन है, अभी इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी, और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि इसके ऊपर जो डिस्कशन होगी, चूंकि इजराइल इज एडमेंट कि जो ईरानियन यूरेनियम है उसको जीरो लाइन पे और इस प्रोग्राम को केपिंग की जाएगी। डेफिनेटली टेक्निकल टर्म्स में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। ईरानियन को भी अपना फुट डाउन इसके अंदर करना पड़ेगा, ईरानियन को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। और अमेरिकन्स दे आर आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि चूंकि इस पीस टॉक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो जुज है वो है कि जो न्यूक्लियर के ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट की प्रोडक्शन है और ईरान को हमने डी न्यूक्लियराइज करना है। तो इसके ऊपर डिस्कशन होगी, चूंकि बहुत टफ डिस्कशन होगी। ईरानियन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है और दे वांट के उनकी जो यूरेनियम की जो एक इंटरनेशनल हर कंट्री को एक राइट है उस स्केल तक, उस लेवल तक उन्हें प्रोडक्शन की परमिशन दी जाए। और बाकी ऑब्वियसली ईरान को भी पता है कि वो अब यूरेनियम की जो उसके ज़खायर है वो अपने पास नहीं रख सकता, जिसकी वजह से ही तो ये नेगोशिएशन आगे चल रही है। एज फार एज लेबनान इज कंसर्न, लेबनान के अंदर डेफिनेटली चूंकि वहाँ पे भी एक और इशू है जो कि ईरान को इसके ऊपर डेफिनेटली एक किया जा रहा है कि अलेज किया जा रहा है कि इनके जो प्रॉक्सीज है हिजबुल्ला ईरानियन जो हाईली पेड, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि जो हिजबुल्ला जो प्रॉक्सी है ईरान की वो लेबनान के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रही है, जिसकी वजह से इजराइल
उसके ऑब्वियसली उसके टारगेट बना हुआ है, तो ईरान को वहां भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है और उन ग्रुप को डिसआर्म करना है, उन प्रॉक्सीज को नीचे लेके आना है, और उसके साथ साथ वो जो ग्रुप बनेगी, जो टेक्निकल टीम्स बनेगी, वो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगी कि हाउ टू गो फॉर डी न्यूक्लियराइज ईरान की जो प्रोग्राम है उसको केपिंग कैसे करनी है। और ऑब्वियसली अबव ऑल इसमें ये जो बाकी जो टर्म्स हैं जिसके अंदर हरमस का हमेशा के लिए खुले रहना, टोल फ्री हरमस का होना, और इसके जो ईरान के एसेट्स हैं तो रिपोर्टेडली 25 बिलियन के करीब उनके जो एसेट्स हैं उनको भी डी फ्रीज करना है, वो भी एक चीज़ है। और इसके अलावा न्यूक्लियर, तो ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनमें मोस्ट टेक्निकल और मोस्ट इरिटेटिंग जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेबनान के हवाले से जिन्होंने कहा 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे, तो वो क्या काम करेंगे, क्योंकि इजराइल तो अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। ये बिल्कुल आपने सही कहा, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि इजराइल का रोल क्या है। इजराइल का रोल है स्पॉइलर का। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज दे आर वर्किंग ऑन दिस एजेंडा कि ये जो पीस टॉक हो रही है इसको सबोटाज किया जाए। इसको सबोटाज करने में उनका ही एडवांटेज है। क्यों? वो चाहते हैं कि ईरान को क्रिपल डाउन किया जाए, ईरान की इकोनॉमी को क्रिपल डाउन किया जाए, और उसी वजह से जो उनका ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है और मिडल ईस्ट के अंदर जो उनका प्राइम रोल है वो तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जब ईरान को क्रिपल डाउन किया जाए। और ये जो 3 वर्किंग ग्रुप की बात आप कर रहे हैं, जिसका अरब मीडिया को हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में भी बताया, वो जो डेफिनेटली वो वर्किंग उनके ऊपर। अब आप देखें कि लेबनान का जो साउथ है उसके ऊपर इजरायली ऑक्यूपेशन हो चुकी है। अब उस ऑक्यूपेशन में ऑलमोस्ट 1/5 रिपोर्टेडली 1/5 ऑफ लेबनान हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द इजरायली फोर्सेस। अब ये वो चीज है जो कि ईरान के साथ जाहिर है लेबनान जो है वो उनका एलाय है, और लेबनान की जो सिक्योरिटी है उसमें ईरान ने पहले दिन से कहा है कि जो पूरी पीस जो एमओयू होगा जिसमें लेबनान वुड आल्सो बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। तो देयरफॉर वो उसके अंदर जो टेक्निकल ग्रुप, एक तो वो उसके अंदर वो जो प्रॉक्सी वाला फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह की शेप में ईरानियन प्रॉक्सी है, जो ट्रंप कहता है कि हाईली पेड है, उसके एस्पेक्ट को एड्रेस किया जाएगा। दूसरा, जो वहां पे सीज फायर है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। और तीसरा टेक्निकल ग्रुप जो इसके ऊपर वर्किंग करेगा, वो जो इनके अंदर ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही होगी एमओयू, इस्लामाबाद एमओयू की, वो उनके साथ डब टेल रहेगा, इनके साथ कोरोबोरेशन में रहेगा। और किसी किस्म की वहां देखिए वहां की सिचुएशन खराब होने का मतलब है कि ईरान को आपने इरिटेट करना है, और जब ईरान इरिटेट होगा तो डेफिनेटली इस्लामाबाद एमओयू डायरेक्टली अफेक्टेड होगा, क्योंकि इस ईरान इज द मेजर पार्टनर। उसने ही बेनिफिट भी लेने हैं, उसी ने लॉसेस भी करने हैं। तो ईरान का इस पूरे सिनेरियो में डायलॉग के साथ हैंड इन ग्लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही 3 टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पर लेबनान की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होगी। और आई एम श्योर इंशाल्लाह कि ये जिस नीयत से ये एमओयू चल रहा है और जिसके अंदर अमेरिकन रिपब्लिकन भी देयर ऑफ द ओपिनियन और डेमोक्रेट्स भी ऑफ द ओपिनियन कि इसको मंतकी अंजाम पे अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए और इसको वर्ल्ड वार या खुदा न खास्ता वर्ल्ड इकोनॉमी को क्रिपल करने की तरफ ना जाए तो बेस्ट है। क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और उसमें ट्रंप वुड नेवर लाइक कि वो कि ऐसी स्टेट पे हो, ऐसी जगह पे हो, ऐसी पोजीशन में हो कि वो पब्लिक को और सेनेटर्स को और अपने पार्लियामेंट को वो मुंह दिखाने के काबिल ना हो। वो चाहेगा कि वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करे, अपने लिए क्रेडिट की सिचुएशन को क्रिएट करे। यही रीजन है शायद ट्रंप ने बड़ा सेंसिबल डिसीजन लिया है, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं ना, अपनी आदत से बाज नहीं आता। हर स्टेटमेंट में एक इफ लगा देता है कि अगर ईरान ने ये ना किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह के बयानात उसके आते रहते हैं। उसकी पर्सनैलिटी का शायद एक हिस्सा है, सब जानते हैं, लेकिन वो कितना ट्रस्टवर्दी है तो आफ्टर इलेक्शन ही पता चलेगा। अच्छा, इसके साथ अगर हम इसराइल की, आपने जैसे बात की हमने इसराइल के हवाले से, तो इसराइल के अपने अंदर भी हमने देखा कि इस तरह के सर्वेज आ रहे हैं
हैं, जैसे एक सर्वे आया कि वहाँ के 92% लोग ये कह रहे हैं कि जी ईरान फातेह, ईरान को फातेह करार दे रहे हैं। अच्छा, फिर एक और अभी ये आया है जी, एक न्यूज़ आई है कि जी मर जाएंगे मगर फ़ौज में नहीं जाएंगे। इजराइल में फ़ौज में भर्ती से इनकार पर गिरफ्तारियां जो हैं वो जारी हैं। तो अपने उसके लोग जो हैं वो भी इससे अब इनकार करें, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने हाईलाइट किया है। इजराइल की जो इंटरनल पॉपुलेशन है इस वक्त नेतन्याहू के अगेंस्ट हो चुकी है। अब आप देखें, नेतन्याहू की जो पॉलिसीज है उनको अगर ग्रास रूट लेवल पे इजराइल के अंदर देखा जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इसकी रीसेंट, ये बिल्कुल रीसेंट सर्वे जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया है उसके अंदर बल्क मेजॉरिटी ऑफ इजराइलीज क्लेम कर रही है कि हम इस जंग में नहीं जीते। जो नेतन्याहू या हमारा प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरानियन ने जिस तरीके से फायर बैक किया है और जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से उनके इजराइल के मुख्तलिफ सिटीज को टारगेट किया, जिसकी वजह से आपको पता है कि फायर अलार्म बजते थे और लोग बंकर में चले जाते थे और वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरे तरीके से डिस्टर्बेड थी, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन भी, आप देखिएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में नेतन्याहू का इस एपिसोड के बाद जीतने के इम्कानात बिल्कुल नेग्लिजिबल है। नंबर 2, वहाँ की यूथ, उन्होंने फर्स्ट टाइम, आप देखें जब से इजराइल की ये पॉलिसीज हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम लोगों ने इसके खिलाफ अपनी राय का इजहार किया है, जिसके अंदर उन्होंने गाजा स्ट्रिप के ऊपर भी जो बम्बार्डमेंट हो रही है उसको भी क्रिटिसाइज किया, पब्लिक ने क्रिटिसाइज किया, मैसेज ने क्रिटिसाइज किया। और दूसरी जो अभी आपने हाईलाइट किया कि इस जंग के सिनेरियो में उन्होंने इजराइल को विनर डिक्लेयर नहीं किया, रादर उन्होंने ईरानियन को डिक्लेयर किया है कि ईरानियन वर फार अहेड as far as their strategy was concerned, the response was concerned, their own defense और counter attacks were concerned, जिसकी वजह से ईरानियन जो है were at far ahead of Israel। तो ये जब अब पहली दफा उनकी पब्लिक ने ये ओपिनियन राइज हुआ है, ये ओपिनियन डेवलप हुआ है, जो कि एक बड़ी एक डिफरेंट सिचुएशन है और इनकरेजिंग सिचुएशन है ईरान के लिए भी और डेफिनेटली मुस्लिम उम्मा के लिए भी, कि इजराइल जो है उसको पता चला है कि ऐसी को इजी गोइंग नहीं है इन कंट्रीज के अगेंस्ट वार लड़के ये समझने कि ग्रेटर इजराइल बन जाएगा या वो अपने जो उसके हीनियस डिजाइंस हैं उनको अचीवमेंट हो जाएगी। नो, इट वोंट बी हैपनिंग लाइक दैट। और ये फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन हुई है इजरायली पॉपुलेशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। वही विश के हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है मुआहदा ये वाकई में कायम रहे और अमन की तरफ जाए। अच्छा, 60 डेज़ के लिए जो है ट्रंप ने ईरान को अभी तो परमिशन दी है कि वो ये तेल की फ़रोख्त कर सकता है और वो ख़ुद भी, अमेरिका भी उसने का इम्पोर्ट करेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि अब वो इसको एक्सटेंड करेगा और ये 60 डेज़ वाला जो एक उसने क्या करें बयान दिया है या उसमें पॉइंट आउट की है ये बात कि जी मैं 60 डेज़ के लिए इसको परमिशन दे रहा हूँ, डेफिनेटली इट शुड बी एक्सटेंडेड, क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं होगा तो अमन मुआहदा भी जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये 60 डेज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूरेशन है, 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है। और देखें, जो एनालिस्ट इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये पॉजिटिव जाएगा और 60 डेज़ बहुत टाइम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट हो रहे हैं और ये सैंक्शन जिस तरह आपने हाईलाइट किया, 60 डेज़ के लिए ईरान जो है वो अपने उसके जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो उनको बरामद कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और ईरान को भी ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, जिसके अंदर ईरान के अंदर इस वक्त जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आप देखें 25,000 स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के अंदर, जो कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिपल डाउन हो चुका है और उसको रीडेवलप करना है, उसके लिए और रिकंस्ट्रक्शन प्लान आने हैं। वर्ल्ड बैंक ने इनको सपोर्ट करना है, यूएन ने सपोर्ट करना है, अमेरिका ने सपोर्ट करना है। तो 60 डेज के अंदर जो डेवलपमेंट होगी, जो नेगोशिएशन होगी, जो इस्लामाबाद एमओयू इंशाल्लाह मैच्योर होगा, बहुत सारे फैक्टर आगे आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये 60 डेज तो एक एक जिसको मैं कहूँगा CBM का इंटरम पीरियड है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का इंटरम पीरियड है जो कि आगे चलेगा। और जब ये आगे जाएगा
तो दुनिया देखेगी कि ये फाइनल एग्रीमेंट होगा और ये दुनिया का वो डॉक्यूमेंट होगा जो कि जिसके ऊपर लोग पीएचडी भी करेंगे, लोग रिसर्च भी करेंगे। और हमें फख्र है कि हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो रोल अदा किया है उसके लिए दुनिया मोतरफ है। मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क सिवाय इजराइल और इंडिया के कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इसकी तारीफ नहीं। यूरोपियन यूनियन देख लें, इसके अलावा बाकी G7 के कंट्रीज देख लें, GCC के मुस्लिम कंट्रीज देख लें, सब ने इसको अप्रिशिएट किया और वो दे आर होपफुल एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिवली कि ये 60 डेज का पीरियड बहुत पॉजिटिवली जाएगा। डेवलपमेंट आए दिन डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। एज आई सेड कि सबसे बड़ा जो जो टेक्निकल एरिया है, जो टफ एरिया है वो न्यूक्लियर है, उसके ऊपर भी चूंकि ईरानियंस दे आर ऑफ द ओपिनियन और उनके सुप्रीम लीडर ने भी इस बात को इसको किया है, कोऑपरेट किया है कि इंशाल्लाह हम एक अच्छे मुआहदे पे पहुंचेंगे जो ईरानियन पॉपुलेशन के लिए और ईरानियन मुस्तकबिल के लिए बहुत मुस्बत कदम होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करण साहब, हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद बहुत पॉजिटिव वे में जो है उसको लेकर गए हैं और हम सब डेफिनेटली पॉजिटिविटी के साथ ही इस शो में चाहते हैं कि जो है तमाम जो हैं तज्ज़ियात हों और तमाम जो एनालिसिस हम करते हैं, ताकि देखिए नेगेटिविटी तो बहुत होती है, उसको पॉजिटिव हमने ही करना होता है। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा हम पुरुम्मीद हैं और ये जो पाकिस्तान उभर कर आया एज़ अ हीरो, हम बहुत इस पर प्राउड फील कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि इसी तरह हम अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करें, अब उसके ऊपर भी हम ऐसे ही फोकस करें। थैंक्स अगेन, आप शो पर आए, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही जो टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अभी जूम पे मौजूद हैं राना उमैर, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से, और वो आज बात करेंगे जी ख़वातीन के कारोबार के हवाले से जो एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। SECP की नई डिजिटल जो है वो ऐप, फाइनेंसिंग ऐप जो है वो मुतारिफ़ हुई है, इसी हवाले से उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी कैसे हैं आप? जी मैम ठीक, आप कैसी हैं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो ख़वातीन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अभी ये शो वॉच कर रही हैं और बड़ी ही अच्छी एक न्यूज़ है उन सब के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन डेफिनेटली ख़वातीन को फाइनेंशियल इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये किस तरह से प्रोसेस होगा और किस तरह से ये इसको हमने किसी अगर ख़ातून ने इसको अवेल करना है तो ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से अवेल की जाएगी? देखिए मैम, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि अक्सर हमें सुनने को ये मिलता है कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर राइट्स की बात की जाए या सोसाइटी में सर्वाइवल की बात की जाए, सेक्टर के हवाले से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। 1 साल की आसान अक़सात पे ये ख़वातीन खुद मुख्तार इन्होंने स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसमें SECP 15 लाख ख़वातीन को देगा। वो छोटे से छोटा कारोबार हो या किसी भी किस्म की कोई शॉप हो, तो उस हवाले से अगर फॉर एग्जांपल कोई ख़वातीन कोई पार्लर खोलना चाह रही हैं तो उस हवाले से उसका सामान होगा जितना भी पार्लर का, या कोई शॉप खोलना चाह रही हैं या कोई बुटीक है या कोई कपड़े की शॉप है, कारोबार किसी भी किस्म का हो, वो ख़वातीन पे डिपेंड करेगा। तो इस हवाले से 15 लाख एक बहुत अच्छा SECP की तरफ से ये इनिशिएटिव ख़वातीन खुद मुख्तार स्कीम के हवाले से। तो ख़वातीन के हवाले से जितनी भी हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन कुछ करना चाहती हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, सोसाइटी में सर्वाइवल कुछ के फैमिलीज इशू हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब ये स्कीम मुतारिफ करवा रहे थे फाइनेंस सेक्टर और SECP के जब ओहदेदारान इसमें शामिल थे, तो ये उनका यही कहना था कि ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि खुद मुख्तार ख़वातीन के हवाले से ये स्कीम का फैसला किया गया है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें वही बात आ जाएगी, ये ऐप क्या नॉर्मली SECP से आपको पोर्टल से जाकर इसको अपलोड करना है? ये ऐप आ चुका है एंड्रॉयड में और एप्पल में और आप इसको आराम से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस किस तरह से होगा? मैम प्रोसेस जैसे जो CM पंजाब है उनकी तरफ से कारोबार के हवाले से शुरू किया गया था, तो ये ऑनलाइन ऐप के जरिए एक एप्लीकेशन दी जाएगी, इसमें सारा डेटा चेक किया जाएगा, फिर जो टीम होगी वो जाके विजिट करेगी,
फॉर एग्जांपल कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं या कोई कारोबार के हवाले से, तो वो सारे टीम विजिट करेगी और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी सबमिट होगी। अच्छा, और उसके बाद कितना अमाउंट है? 1 से 15 लाख ही है या इससे ऊपर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं? मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख। अच्छा, 15 लाख में एक छोटा मोटा तो कारोबार चल ही सकता है राना उमैर साहब, अब जो हालात चल रहे हैं महंगाई के। लेकिन एनी हो, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। अच्छा, इसमें ये बताएं कि इसका क्या प्रोसेस होगा? ये जो 15 लाख मिलेंगे, इसके ऊपर कोई परसेंटेज होगा? जैसे बैंक से लोन लेते हैं, ये लोन होगा या ये ख़वातीन को फैसिलिटेट किया जा रहा है? ये थोड़ा सा आप गाइड करें प्लीज़। मैम, ये एक बहुत अच्छा फैसला किया गया है SECP की तरफ से। इस पे कोई इंटरेस्ट रेशो नहीं है। जो आप 15 कोई लाख इंटरेस्ट रेशो नहीं है? जी, कोई और इंटरेस्ट रेशो नहीं है। ये लोन होगा, राइट? लोन एज अ लोन आप लेंगे इसको, और कितनी मुद्दत के बाद इसको आपने करना है, इसको पूरा आपने वापस करना है? मैम, टाइम पीरियड नहीं दिया गया इसमें। 1 साल का कहा गया है कि आप 1 साल के अंदर आसान अक़सात में ये प्रोसेस जो है वो एंड अप कर सकते हैं। अगर कारोबार फॉर एग्जांपल चल जाता है, किसी भी किस्म का, वो शॉप हो या कोई बुटीक हो, तो आप इजीली वो अपनी मर्जी से ही, यही फैसला इनिशिएटिव बहुत अच्छा किया गया है SECP की तरफ से। तो आप ये 2 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 3 ईयर में भी, मैक्सिमम 5 ईयर्स में भी, और 1 साल में भी आप वो अमाउंट रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, और अगर खुदा न खास्ता किसी खातून का कारोबार ना चले तो? हम सारे क्वेश्चन आपसे करेंगे क्योंकि अभी बहुत राना साहब, हम सारे क्वेश्चंस आपसे भी करेंगे क्योंकि बहुत सारी खवातीन ये शो देख रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन तक एक जो इन्फॉर्मेशन है रोज़ न्यूज़ की तरफ से वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही पहुँचे। तो काइंडली इस हवाले से भी बता दें, क्योंकि बहुत सी खवातीन जो होती हैं ना, वो इस तरह सोच रही होती हैं, वो पहले कामयाबी का जो है बाद में सोचती हैं। पहले उनके अंदर ये फियर आता है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ना चला या हम वापस ना कर पाए, कोई भी इशू हो सकता है, लोन ना वापस कर पाए, तो क्या होगा? मैम देखें, जो भी किसी भी किस्म का वो कारोबार हो या जॉब हो, तो सबसे पहले फेयर यही रहता है कि जो अमाउंट या लोन लिया जा रहा है, अगर वो नहीं चल पाता, तो सबसे बड़ा फेयर यही रहता है। तो यही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि फॉर एग्जांपल 15 लाख में आपने 5 लाख का कारोबार स्टार्ट किया है और 10 लाख आपने उसमें पेंडिंग रखे गए हैं, क्योंकि वो 3 से 4 माह पे आगे कारोबार पे एकदम नहीं लगा सकता इंसान। तो यही SECP की एक पॉलिसी आई है कि अगर 15 में से आप लोग ने सारे लगा दिए हैं और वो कारोबार नहीं चल पा रहा, तो इसमें बैंक की तरफ से जो है वो, जैसे आपने एप्लीकेशन उसकी फिल की है, तो वो बैंक की तरफ से भी अप्रूवल हो सकती है। वो बैंक भी SECP को या फाइनेंस सेक्टर को वो रिटर्न कर सकता है। तो बैंक की पॉलिसीज अभी सामने नहीं आई। 3 से 4 बैंक फाइनेंस सेक्टर की तरफ से नाम लिए गए हैं, अभी उनके साथ वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हमारा जारी है। अगर 15 के 15 लाख डूब जाते हैं तो उसके बदले बैंक प्रोवाइड करेगा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। उसका SECP के साथ एक साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होने जा रहा है। ओके अच्छा, ये किस तरह से इसको फेयरली इसको किया जाएगा इस प्रोसेस को? क्योंकि बहुत सारे हमने देखा पहले भी लोन स्कीम्स आती हैं ख़वातीन के लिए, CM पंजाब ने बहुत सारे ऐसी स्कीम्स निकाली और जारी की, लेकिन उससे कोई खातिर खा उन ख़वातीन को फ़ायदा नहीं हो जो सच में स्ट्रगल कर रही होती हैं, जिनके पास वाकई कुछ भी नहीं होता और वो कुछ करना चाह रही होती हैं। वो अक्सर हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन का इशू आया या उनको कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर वो कहती हैं कि हम लोन ले लेंगे, तो कैसे लेंगे, हमें कुछ ना कुछ वो उसके बदले, आपको पता, कुछ एसेट अपने शो करने होते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ती रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैम यही इस स्कीम की एक खासियत है, क्योंकि हमने पहले लोन पॉलिसीज देखी, वो अपना घर हो या वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में जो पॉलिसीज दी गई थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ रिजेक्शन रही, काफ़ी लोगों को परसेंटेज 30 to 40% रही जिसमें रिजेक्शन हुई। इसका एक आसान तरीका है SECP की तरफ से जो ये खुद मुख्तार ख़वातीन खुद मुख्तार पॉलिसी है, या आप ऑनलाइन जाएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ख़वातीन का सारा डेटा उनके पास ऑलरेडी नादरा के थ्रू स्कैनिंग के जरिए चला जाएगा। तो होप्स हैं ये SECP की तरफ से भी ये कहा गया कि इसमें हम किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं होगा। ख़वातीन के लिए ये पॉलिसी जो ये स्कीम है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ख़वातीन खुद मुख्तार बने, अपने पाँव पे खड़ी हों, अपना कारोबार स्टार्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और ख़ुद भी सपोर्ट हों इस कारोबार से।
जी, ये देखा जाए तो जी मैं फिर से नाजरीन को बताती चलूँ, ये बड़ी अच्छी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जो ख़वातीन के लिए SCCP की तरफ से लिया गया है कि ख़वातीन के कारोबार के लिए जो डिजिटल फाइनेंसिंग सहूलत है वो मुतारिफ़ हुई है। और ये बहुत ज़बरदस्त एक न्यूज़ है ख़वातीन के लिए कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब वो 1 से 15 लाख तक का लोन जो है उनको मिलेगा और विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा जी राना उमैर साहब, इसके साथ साथ आपसे अगर हम एक और हमारे पास न्यूज़ है जिसके हवाले से हम जानना चाहते हैं, और वो है बहुत बड़ा ब्रांड है जी गाड़ियों का, स्पोर्ट किया। क्या थ्योरी है और ये किस तरह से हुआ और क्यों इसको कम किया गया और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? देखिए मैम, 2 से 3 जो इश्यूज थे वो IMF के पास गए थे, जो हुकूमत पाकिस्तान खुद प्रपोजल लेके गया था। उसमें एक सोलर सिस्टम था और एक जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी वो था। तो दोनों तरफ से ही, चूंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे IMF की तरफ से 18% GST जो जनरल सेल्स टैक्स है वो आयद करने का कहा गया था। तो कुछ कंपनीज ओनर थे जिनकी तरफ से रिजेक्शन भी आई थी। तो अब ये कंपनी है किया जिसपे 10 लाख ऑलमोस्ट एक गाड़ी पे कम हुए हैं, जिसमें अगर आप नई गाड़ी परचेज करते हैं तो वो परचेजर पे ही टैक्स आएगा, वो आयद किया जाएगा। जो पहले गाड़ी की कीमत थी वो 88,99,000 रुपए थी, अब कम होकर 78,99,000 रुपए कर दी गई है। इसमें जो 2000 सीसी नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां होंगी सारी, और इसमें ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये 22 जून यानी कि गुज़िश्ता रोज इस पे इम्प्लीमेंटेशन अमल पैरा हो चुके हैं। इसके अलावा जो चार्जेस होंगे, जो टैक्सेस आयद किए जाएंगे, अब जो भी वो परचेजर गाड़ी लेगा या फिर सेल करेगा वो खुद ही उसकी सारी चीजें जो हैं वो क्लैरिफाई करवाएगा, कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ओके, तो अब यानी कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये वाला सीन हमें ज़रा आप समझाएं, क्योंकि ये वाली बात जो है काफ़ी अजीब है। कंपनी क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी? मैम, जब हम कोई चीज़ गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो वो टैक्सेस आयद होते हैं हमारे ऊपर, लेने वाले के ऊपर भी और देने वाले के ऊपर भी। अब नोटिफिकेशन इन्होंने किया, वो कंपनी ने जारी किया है, जिसमें चार्जेस जो हैं वो परचेजर ही देगा। तो ये जो टैक्सेस आयद किए गए थे 18%, उससे बचत हो चुकी है, क्योंकि वो 10 लाख ऑलरेडी काम कर चुके हैं उसके अंदर। ओके, थैंक यू राना उमैर साहब, थैंक यू सो मच। आपने ये रिपोर्ट शेयर की अबाउट ख़वातीन के लिए जो फाइनेंसिंग ऐप जो है मुतारफ़ करवाया गया है, और इसके साथ साथ ये जो ऐप है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है ख़वातीन को, अगर वो इसको अच्छे से यूज़ करें। और आई होप कि इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई ख़वातीन को प्रॉब्लम ना आए। जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं आदिल अली, ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ कराची, और आज हम उनसे जानेंगे जामे कराची और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो बहरान है वो क्यों गहरा होता जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आपसे जानेंगे कि इसी हवाले से ये बड़ा एक आप देखें बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई भी बहरान पैदा होता है या कोई भी मसाइल जन्म लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कौम की बदकिस्मती कहूँगा कि वफाक के तहत मुल्क में चलने वाले चंद ही कोई तालीमी इदारे बचे हैं, लेकिन उनका जो हाल है वो भी किसी भी तरफ से अगर मैं कहूँ कि इंतज़ामी यतीमी का शिकार हैं तो मेरा ख्याल गलत नहीं होगा। पहले बात करते हैं जामिया कराची की। जामिया कराची पाकिस्तान की मादर जामियात में शुमार होती है, और वो उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में से उसका शुमार है जो कि इंटरनेशनल मयार की तालीमी इदारों में जिनका नाम आता है, उन फहरिस्त में उनका नाम भी आता है। जामिया कराची के मामला जो है वो थोड़े डिफरेंट है। जामिया कराची के मामला जो थे वो कुछ इस तरह के थे कि वहाँ पे लोगों की जो इवनिंग शिफ्ट्स के या ओवर टाइम्स के जो अलाउंसेस की जो अदायगियाँ थी वो नहीं हो पा रही थी। तो इंतजामिया स्ट्राइक पे चली गई थी। असातिज़ा जो है वो एहतजाजन जो उन्होंने एहतजाज किया, तकरीबन 40 रोज तक उनका कमोबेशन का वो एहतजाज का सिलसिला चलता रहा। फिर सिंध हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड के जो मिनिस्टर है रायमू साहब, जो उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए कमेटी के साथ, एक कमेटी तश्कील पाई गई और उनको फिर उनके मामला को जो है वो सॉर्ट करने की यकीन दहानी कराएगी कि हम आपके मामला को इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। हल करने की अभी तक बातें हुई हैं, यकीन दहानी हुई, यकीन दहानी हुकूमतें कराती रहती है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट की जानिब से उनको कोई फंड का इजरा हुआ हो या उनको कोई चीज़ फराहम की गई हो कि वो मामला को सेटल डाउन कर सके या फिर लेवल अप कर सके। अच्छा, अब दो चीजें हैं। एक, गवर्नमेंट के पास से उनके पास ग्रांट एंड एड आता है एजुकेशन सेगमेंट में,
दूसरा उनके पास अपना रेवेन्यू जनरेशन का तरीकेकार भी है कि वो फीस सबमिशन है, एनरोलमेंट्स हैं, चालान हैं, दो चीजें। लेकिन जिस किस्म के अखराजात हैं, जिस किस्म की सीनियर मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, फिर इसमें नाकिस क्या कहते हैं गैर मयारी सियासी भर्तियां भी आ जाती हैं, तो जो अखराजात का जो हजम है इदारों के पास वो इतना बड़ा है कि वो यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने आप उसको अपने अखराजात से, अपनी इनकम से इसको पूरा नहीं कर सकती। जहां बात सरकारी आदिल साहब, क्या ये सिर्फ माली मसाइल का इशू है या और इश्यूज भी हैं? जी मैं इस पे बात कर एक तो मसला ये है कि भाई यूनिवर्सिटीज जो है वो अपनी मदद आप तमाम अखराजात का बोझ में एक तरफ बात करते हो कि मुल्क में हंगामी बुनियादों पे तालीम के लिए जो है वो इनकलाबी इकदाम किए जाएं, जबकि दूसरी तरफ आपके तालीमी इदारों का हाल ही है। जामा कराची में अभी एक और बुरान है, वो इंतजामिया का है। वो ये कि वहाँ पे वीसी साहब जो है वो तब्दील होने, और वीसी साहब की जो तकर्री के लिए जितने लोगों ने इस वक्त नॉमिनेशन या जो लोग लाइन में, ऐसे लग रहा है जैसे कौमी असम्बली का हल्का इंतखाब है और टिकट होल्डर्स लाइन में लगे हुए, ये हाल है। जबकि वाइस चांसलर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए या उसकी पोजीशनिंग के लिए क्या फैसिलिटेशंस मिलती हैं जो इतनी लाइन लग गई है? मराहत है, आपको घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, आपको रिहाइश फ्री है, आपकी बिजली, पेट्रोल, आपको बहुत सारी चीजें हैं। चलें, आज आपसे ये सुनकर शायद जो लोग अभी रह गए थे वो भी शायद लाइन में लग जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के लिए कि एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोच रहा, सब अपनी इंडिविजुअल अपने लिए सोच रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अमलाक है। कराची यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ी लैंड है, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची यूनिवर्सिटी आप कराची है, मैं आपको शेयर कराता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी वन ऑफ माय फेवरेट इंस्टीट्यूशंस। मैं कराची यूनिवर्सिटी उस वक्त पढ़ता था जब कराची यूनिवर्सिटी के पहाड़ों पे सांप घूमा करते थे, जंगलों में जो खाली मैदान थे वहाँ पे सांप हम रेंगते हुए रहते थे डिपार्टमेंट्स में। मैंने कराची यूनिवर्सिटी 2008 में डिप्लोमा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी 2008 में उस वक्त किया जब डिपार्टमेंट ही एस्टैब्लिश नहीं हुआ। मतलब हम लोग सी लैंग्वेज ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा करते थे। ये अलमिया है हमारे इदारों का कि आप सी जैसी लैंग्वेज को जो है वो C+ को आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा लें। अब जामिया कराची के मामला यहाँ तक कदरे हद तक तो थम गए। अब वाइस चांसलर साहब की जो प्लेसमेंट का मामला है, उनकी अपॉइंटमेंट का, वो एक इंतजामी मामला है, उसको तो हुकूमत खैर किस तरह देखी लेगी। लेकिन अब आप आ जाए उर्दू यूनिवर्सिटी में। उर्दू यूनिवर्सिटी का सिनेरियो जो ना वो टोटली डिफरेंट है। ज़ाब्ता खान शिरवारी साहब की तकर्री कोई तकरीबन 2024 में हुई है और वो अपनी शख्सियत में एक मुनफरद किस्म के इंसान है। उनके लिए मैं बहुत ज़ाहिर है उस्ताद है, काबिल एहतराम है, वाइस चांसलर है, उनकी शख्सियत बड़ी मुनफरद है। उनकी ज़ात से ऊपर लगता है जो सुनना है। अपरेंटली मेरे प्रोग्राम्स में भी, रोज पॉइंट के भी शोज जो हम करते रहे, उनमें भी जो असातिज़ा आते रहे उन्होंने बताया कि भाई वो अपनी जात के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते। वो किसी को भी नौकरी से फारिग करने की धमकी दे देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। वो वहां पे अब तनख्वाहों की अदम अदायगी का सिलसिला यहाँ तक पहुंच चुका है कि पिछले दिनों एक सीनियर उस्ताद हैं, उनके प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के ग्रेड 19 के, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के गेट पे लेट के वीसी साहब की गाड़ी के सामने लेट के एहतजाज किया है कि भाई हमारी 26 महीनों के से हमारे जो हाउस लिविंग है, हमारे जो अलाउंसेस हैं वो, और हमारे जो बेसिक तनख्वाहें वो भी नहीं आ रही हैं। तो असातिज़ा के जो पेबल्स हैं, जो उनके जो अदायगियां हैं, वो तकरीबन मिलियंस में जा चुकी हैं। तो आदिल साहब, ये हायर एजुकेशन कमीशन, हुकूमत सिंध और यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपना किरदार मौसर अंदाज से क्यों नहीं अदा कर पा रही? देखिए, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मामले में हुकूमत सिंध रेलिवेंट हो जाती है क्योंकि वो वफाक के तहत यूनिवर्सिटी, उसका एक कैंपस इस्लामाबाद में है, एक कैंपस कराची में। वफाक के तहत यूनिवर्सिटी में चलने वाली यूनिवर्सिटियों के चांसलर जो है वो भी वफाकी मतलब सदर के उसके अंदर आती है कि वो उसके चांसलर हैं। वफाकी वजीर तालीम है, उनका खुद का ताल्लुक कराची से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस वक्त वफाकी वजीर तालीम है और वो कराची के सोल कहते हैं अपना वो स्टेक होल्डर है। उनकी जमात कराची में बिला शिरकत गैर अपना मैंडेट बनवाती रही और अभी तो उनकी अपनी आपस की तंजीमी सियासी मैंडेट बनवाने की जंग भी जारी है ना। तो ये कराची के साथ बदकिस्मती ही कह सकते हैं। यहाँ पे कराची का उनको कोई पुरसान हाल नजर नहीं आता। वो जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनकी अना और उनकी शख्सियत परस्ती जो है वो उर्दू यूनिवर्सिटी में इस कदर इस वक्त लोगों को तंग कर रही है कि लोग खुदकुशियां करने मजबूर हो चुके, सड़कों पे लेटे मजबूर हो चुके। ग्रेड 19 का अफसर सड़क पे लेटे वाइस चांसलर की गाड़ी के सामने एहतजाज करे, तो आप सोचे कि इस मुल्क में जो उस्ताद के जो हालात है उनको देखते हुए तालिब इल्म कहाँ खड़े और तालिब इल्मों का मुस्तकबिल कहाँ खड़ा है, जबकि कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग या सबूत मौजूद नहीं है कि कोई मीडिया पर्सन या कोई एंकर पर्सन जो जाके इस पे कोई एहतजाज रिकॉर्ड करे। क्योंकि कोई भी जो एहतजाज करने की कोशिश करता है तो वीसी साहब उसको फौरन से टर्मिनेट कर देते हैं। ये मुसद्दिक का इतलात हैं जो कि वहाँ की फैकल्टी ने हमें दी है। वो फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी नहीं है, वो वहाँ की परमानेंट फैकल्टी।
लेकिन तो अब इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है? HEC से रब्ता किया गया, HEC को इन्वॉल्व किया गया, इसके अंदर वफाकी इदारों को इन्वॉल्व किया। खालिद मकबूल साहब से तो इंतजामिया की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन अमीनुल हक साहब जो है वो भी कुछ अर्से पहले इस कलमदान पे फायद रहे, उनसे इनका जो एक्शन कमेटी बनी हुई है असातिज़ा की, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपके मसाइल को देखें। अभी जो VC साहब है उन्होंने HEC के सामने मेरा ख्याल इतराफ भी किया है कि तकरीबन उनके पास कोई 1 अरब की रकम मौजूद है। भाई जब रकम मौजूद है तो आप असातिज़ा पे खर्च करें। सबसे बड़ी वेलफेयर आपके पास जो है वो असातिज़ा की वेलफेयर है ना, आप असातिज़ा के ऊपर खर्च करें ताकि उनकी जिंदगी आसान हो, उनके बच्चों के स्कूलों की फीस पे हो। मतलब एक उस्ताद ग्रेड 19 का उस्ताद मेरे पास बैठ के मुझे कहता है कि आदिल भाई मेरे प्रोग्राम में मुझे बैठ के आदिल भाई मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिले से मना कर दिया गया, क्यों? क्योंकि मैं फीस सबमिट नहीं कर पा रहा। मैंने उनको लिख के दिया कि भाई फीस अदा कर देंगे, तो एग्जाम में तो बिठा दिया, उसके बाद रिजल्ट रोक लिया गया। जब आप असातिज़ा के बच्चों को ये जिंदगी देंगे तो असातिज़ा फिर आपके बच्चों को क्या जिंदगी देंगे? मेरा ख्याल है ये लम्हा फिक्री है। वाकई में ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो इसके लिए अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जिसको प्रोसेस में लाया जाए और इस मसले का कोई हल निकाला जा सके? फिलहाल तो सिर्फ बातें हैं। HEC की तरफ से इस मामले को लुक आफ्टर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और एक तरफ से एक जो ना वो प्रो VC कैंपेन चल रही है, सब अच्छा है। यहाँ तक कि इन VC साहब ने एक पुलिस स्टेशन को यूनिवर्सिटी की हदूद में थाने के लिए जगह फराहम कर दी। वो तो फिर असातिज़ा ने और यूनिवर्सिटी के तलबा ने बहुत शदीद एहतजाज किया, सिविल सोसाइटी में क्या कहें और क्या ना कहें। आदिल साहब अल्फाज जो हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं कि क्या क्या कहें और क्या ना कहें और क्या कहना चाहिए। जहाँ पर हमारा मुल्क इतनी कामयाबी की राहें तय कर रहा है, जहाँ पर हम अपने आप को इतना एज अ हीरो उभर कर आ रहे हैं पूरी दुनिया में सामने, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही बड़ा फिक्री फिक्र की बात है। जी प्लीज, क्योंकि शो का टाइम ऑलमोस्ट। आप कल का जी बिल्कुल मुझे पता, आप कल का ऐवान सिंध का हाल देख। कल ऐवान सिंध में जो मछली बाजार पाया गया, जिस तरह से MKM और पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था पाए गए, जिस तरह से दोबारा वो जो बॉडी लैंग्वेजेस, वो जो इशारे कनाई, वो जो धमकियां हमें बातें, मतलब एक रुकन असेंबली तमाम अरकान असेंबली से कह रहे कि तुम बोरियां देख पाओगे, तो आप समझे कि ये इस शहर के सियासी स्टेकहोल्डर्स बिल्कुल आदिल साहब, हम सब आगे मैं कुछ नहीं कहता। ये वाकई में बहुत बड़ी फिक्र की बात है, तशवीशनाक बात है। जामियात किसी भी कौम की फ़िक्री और इल्मी जो है वो बुनियाद होते हैं और हम सब इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। अल्लाह करे कि जी हमारे जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि ये अगर हमने फ़िक्स ना किया, एजुकेशन सिस्टम फ़िक्स ना किया, तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। यही हमारा फ्यूचर है, जो हमारी यूथ है। हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारी उम्मीदों के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।